गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीटीसी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में C4 प्लांट को कंप्लीट किया था। C4 प्लांट के बारे में मैंने एक आपको ट्रिक बताया था। जैसे कि हम सब ने सिंघम मूवी देखा है, तो उसमें जो बाजीराव सिंघम कैरेक्टर है PSI का, तो उसके ऊपर मैंने एक ट्रिक बनाया था। आता माझी सटकली बाजीराव सिंघम, उसका जो डायलॉग है उसे यूज करके हमने एग्जाम्पल को ध्यान में रखने के लिए ट्रिक दिया था। तो आता का मतलब क्या है बेटा? अमरैंथस। माझी का मतलब है मेज, सटकली का मतलब है शुगर केन, और बाजीराव में जो जी आता है वहां से हमने ज्वार ध्यान में रखा था, और सिंघम का मतलब है स्वर्गम। इसमें से दो एग्जांपल बहुत ही जरूरी है जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हुए हैं, मेज और स्वर्गम, ये हमें पता होना चाहिए। तो बेटा आज हम C4 पाथवे के बाद जो टॉपिक है हमारा फोटो रेस्पिरेशन, इसे कंप्लीट करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेके आ सकता है। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन बेटा इसमें दो वर्ड है। फोटो, फोटो का मतलब है लाइट, और दूसरा वर्ड है रेस्पिरेशन। यानी यहां पे लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता होगा, इसीलिए इसे फोटो रेस्पिरेशन बोला है। अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बेटा फोटो रेस्पिरेशन ऐसा फिनोमिना है जिसके लिए आपको केल्विन साइकिल की जो फर्स्ट स्टेप है वो मालूम होनी चाहिए। इस फिनोमिना को समझने के लिए मैं फर्स्ट आपको एक केल्विन साइकिल बताता हूं। केल्विन साइकिल की जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है उसे मैं बताता हूं। आप सबको पता होगी केल्विन साइकिल में RuBp कंबाइन होता है CO2 के पास, CO2 के साथ, और यहां पे तैयार करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। और किसके प्रेजेंस में? तो यहां पे बेटा रूबिस्को के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, और इस रिएक्शन में रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता है। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं रूबिस्को की कौन सी एक्टिविटी बेटा? कार्बोक्सिलेज। और रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब दिखाता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब दिखाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको इससे पहले बताया है। तो RuBp combined with CO2 it gives 2 molecules of 3PGA in presence of रूबिस्को। लेकिन इस रिएक्शन में रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता है, और ये हमें केल्विन साइकिल में देखने को मिलता है। कहां पे? केल्विन साइकिल में। नेक्स्ट, अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते बेटा, तो फोटो रेस्पिरेशन में हमें RuBp जो है, RuBp वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। और ऑक्सीजन के साथ कब कंबाइन होता है? जब रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है, उस टाइम RuBp के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, और यहां पे हमें प्रोडक्ट मिलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA जो 3 कार्बन का होता है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। यानी यहां पे बेटा जो RuBp है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, हमें पता है। वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है फोटो रेस्पिरेशन में, तो एक 3 कार्बन का PGA तैयार होता है, और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट नाम का प्रोडक्ट तैयार होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को बेटा हम C2 साइकिल बोल सकते हैं, C2 पाथवे या C2 साइकिल। जैसे C3 साइकिल को हमने देखा है, C4 साइकिल को देखा है, तो फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल या C2 पाथवे बोल सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यानी ये जो स्टेप है तो बेटा ये एक्टिविटी यस हमें फोटो रेस्पिरेशन में देखने को मिलती है। फोटो रेस्पिरेशन
यानी अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन की आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूं तो क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो फोटो रेस्पिरेशन में RUBP का ब्रेकडाउन होके 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट का प्रोडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंड दैट टाइम रूबिस्को एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज। ओके, नेक्स्ट, अभी अगर मैं ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज कब काम करता है, अगर मैं यहाँ पे बताता हूं आपको थोड़ा सा। रूबिस्को हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन अगर मैं रूबिस्को की एक्टिविटी के बारे में अगर बताता हूं तो रूबिस्को बेटा दो तरह की एक्टिविटी दिखाता है। फर्स्ट वन, इट एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज और सेकंड वन, इट एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज। म्हणजे इसकी दो तरह की एक्टिविटी है, इट एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज, क्योंकि इसके नेम में ही ये दो एक्टिविटी को मेंशन किया है। रूबिस्को का मतलब क्या है बेटा? राइबोलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोल सकते हैं, यानी इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। लेकिन कार्बोक्सिलेज कब एक्ट होता है? तो बेटा कार्बोक्सिलेज ये एक्ट होता है एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उस टाइम पे इट एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज, और उसी के साथ यस लो टेम्परेचर और इंटेंसिटी, लो टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी में ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता है। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब दिखाता है? तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बेटा ये जब लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन होगा, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी। यानी रूबिस्को दो टाइप की एक्टिविटी दिखाता है, कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज कब दिखाता है? हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर और इंटेंसिटी। एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब दिखाता है? जब भी लो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा और हाई टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी होगी। बेटा ये सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज, और ऑक्सीजनेज कब एक्ट हो सकता है? लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी पे ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है। उसी टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो रूबिस्को को बाइंड होता है। जब रूबिस्को को बाइंड होता है, इस कंडीशन में जब ए कंडीशन अराइज होगी तो उसी टाइम पे यस ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन बाइंड विथ रूबिस्को, ऑक्सीजन बाइंड होता है रूबिस्को के साथ, रूबिस्को एंड डिक्रीजेस CO2 फिक्सेशन। CO2 का फिक्सेशन कम हो जाएगा। बेटा जैसे ही CO2 का फिक्सेशन कम हो जाएगा वैसे फोटोसिंथेसिस कम होगा और जो एल्ड है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, फोटो रेस्पिरेशन जब भी प्लांट में होता है उस टाइम पे CO2 का फिक्सेशन कम होता है और इसी वजह से प्रोडक्टिविटी या जो एल्ड होता है प्लांट का वो कम होता है। यानी जिस प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन है उस प्लांट में प्रोडक्टिविटी कम होगी, जिस प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है उस प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बेटा हमने एक पॉइंट देखा था कि जो भी C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। तो चलो या हम आगे बताते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन किस में प्रेजेंट है। तो बेटा फोटो रेस्पिरेशन जो भी फिनोमिना है, फोटो रेस्पिरेशन तो ये C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है। C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है और C4 प्लांट एंड CAM प्लांट absent in C4 plants and CAM plants। CAM प्लांट क्या है बेटा? CAM प्लांट मतलब बेटा क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है।
जो सीएम प्लांट में प्रेजेंट होता है। सीएम प्लांट मतलब जीरोफाइट्स बोल सकते हैं, जैसे कि अपुंसिया वगैरह जो होता है उनके अंदर भी ये पाथवे एब्सेंट होता है। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन C3 प्लांट एंड एब्सेंट इन C4 प्लांट एंड CAM प्लांट। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फाइव फोटो रेस्पिरेशन absent in C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों एब्सेंट है? बेटा इसके दो कारण है। हमें इससे पहले पता होना चाहिए कि फोटो रेस्पिरेशन कब होता है। जब भी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है या हाई टेम्परेचर होता है या हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो उस टाइम पे फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट क्यों है, इसके मैं दो रीजन यहां पे बताता हूं बेटा। पहला रीजन ये है कि C4 प्लांट के पास पेप्केज नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोक्सिलेशन 1 कंप्लीट करता है और उसकी ऐसी कैपेसिटी होती है जब भी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उस टाइम पर भी वो फिक्सेशन दिखाने के लिए यस उसकी क्षमता होती है। यानी मैं यहां पे बताता हूं C4 प्लांट्स contain पेप्केज enzyme which can fix CO2 at very low concentration। बेटा अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है तभी फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन C4 प्लांट में अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसी टाइम पे उस कम कॉन्सेंट्रेशन में काम करने के लिए पेप्केज नाम का एंजाइम उसके पास अवेलेबल है जो C3 प्लांट के पास नहीं होता। ओके, तो C4 प्लांट के पास पेप्केज नाम का एंजाइम होता है और वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 में भी फिक्सेशन दिखाता है, इसीलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ये आपको समझ में आना चाहिए। सर कितने कम कॉन्सेंट्रेशन में फिक्सेशन दिखाता है? तो बेटा लेस देन 2 पार्ट्स पर मिलियन अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो भी वो फिक्सेशन दिखा सकता है। दूसरा रीजन है बेटा यहाँ पे CO2 कम, C4 प्लांट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि C4 प्लांट में जो बंडल शीथ सेल होती है, बंडल शीथ सेल के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन इज द सोर्स ऑफ CO2। जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, उस टाइम पे जो CO2 बाहर निकलता है तो कंटिन्यूअसली वो CO2 बाहर निकलेगा और वहां पे RUBP के लिए अवेलेबल होगा। तो RUBP के लिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं पड़ेगा, तो उसी कारण यस C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। यानी मैं यहां पे लेता हूं कि डीकार्बोक्सिलेशन takes place in bundle sheath cells of C4 plants which increases intracellular concentration of CO2, which increases intracellular concentration of CO2, so photo respiration absent। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर एब्सेंट है। बेटा डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अब सबको पता है, फोटो C4 पाथवे में मैंने बताया था डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। अगर आपने नहीं देखा है तो C4 पाथवे का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होती है और इस डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप के माध्यम से बंडल शीथ सेल में CO2 रिलीज किया जाता है और वो CO2 वहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो वहां पर जो रूबिस्को होता है वो इजीली वहां पे उसका फिक्सेशन करके ग्लूकोज प्रोडक्शन कर सकता है। ये दो कारण की वजह से फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। ओके, अगर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है इसका मतलब CO2 का फिक्सेशन अच्छे से होता है और CO2 का फिक्सेशन अच्छे से होता है तो उस प्लांट में प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C4 प्लांट के अंदर यस फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फोटो रेस्पिरेशन absent in C4 plants which so productivity and yield more in C4 plant, more in C4 plants। क्या सेंटेंस लिखा है बेटा? नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट इन C4 प्लांट्स, सो प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड मोर इन C4 प्लांट। जिस भी प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है उसमें प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे और एक रूबिस्को का रोल बताता हूं, रूबिस्को बेटा, जब भी रूबिस्को, हमने बोला अभी कि रूबिस्को दो तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है, कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। तो मैं यहाँ पे बताता हूं, जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इक्वल होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इक्वल होगा तो उस टाइम पे रूबिस्को की एफिनिटी ज्यादा होगी CO2 की तरफ। ओके, नेक्स्ट, रूबिस्को की मैं एक्टिविटी बताता हूं। जब भी CO2 एंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यस इक्वल होगा उस टाइम पे बेटा रूबिस्को हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स CO2। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तो रूबिस्को किसके साथ अटैच होगा? रूबिस्को की एफिनिटी CO2 की तरफ ज्यादा होगी, CO2 के साथ कंबाइन होगा। और अगर इसी तरह से हम बोल सकते हैं, यानी रूबिस्को की जो एक्टिविटी है कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो सकती है? इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को डिपेंड on relative concentration of activity of रूबिस्को depend on relative concentration of CO2 and O2। ओके, यस, ये ऑक्सीजनेज कब एक्टिविटी दिखाएगा एंड कार्बोक्सिलेज कब दिखाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। जब भी बेटा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा रूबिस्को एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उस टाइम पे इट एक्ट एज ऑक्सीजनेज, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी बेटा हम फोटो रेस्पिरेशन क्यों पढ़ रहे हैं सर? इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अभी हमने इंपॉर्टेंस भी बताया कि बेटा जिसमें फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है उसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, और जिसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, एब्सेंट होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एक तो इंपॉर्टेंस आपके समझ में आया होगा। लेकिन अगर फोटो रेस्पिरेशन की हम अगर बात करते हैं तो बेटा फोटो रेस्पिरेशन इज द वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोला है बेटा? वेस्टफुल प्रोसेस बोला है। सर क्यों बोला है वेस्टफुल प्रोसेस? क्योंकि अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बेटा फोटो रेस्पिरेशन में एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, NADPH2 का प्रोडक्शन नहीं होता, NADPH2 का प्रोडक्शन नहीं होता, या ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होता। यानी प्लांट, जिस भी प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है तो उसमें एटीपी, NADPH एंड ग्लूकोज नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी इसका प्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए इसे क्या बोला है? वेस्टफुल प्रोसेस बोला है। और उसी के साथ ये हमें ये प्लांट को हैमर भी करती है इसी प्रोसेस में। CO2 लॉस होता है, CO2 लॉस एंड ATP यूज्ड। इसमें CO2 का लॉस भी होता है, जो CO2 एक्चुअल फिक्स करके हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना चाहिए, तो इस प्रोसेस में CO2 का लॉस होता है और ATP को भी हम
यूज करते हैं, यानी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, CO2 लॉस कर रही है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन बेटा कैसी प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए। यस, कैसी प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है CO2 का। अप्रोक्सीमेट अगर हम देखेंगे तो बेटा फोटो रेस्पिरेशन में जो 25% टोटल CO2 आता है, एंटर होता है, जो फोटो रेस्पिरेशन में या टोटल जो CO2 एंटर होता है तो उसका 25% लॉस्ट होता है। कितना लॉस होता है, 25% लॉस होता है, वो मैं आगे साइकिल में आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट, अगर फोटो रेस्पिरेशन हम देखते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन जब भी होती है तो ये सेल के 3 ऑर्गेनेल के अंदर होती है। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 3 सेल ऑर्गेनेल, 3 सेल ऑर्गेनेल के अंदर बेटा फोटो रेस्पिरेशन होती है, और ये हमें सीक्वेंशियली ध्यान रखना है। पहला जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, पहला सेल ऑर्गेनेल कौन सा है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड जो सेल ऑर्गेनेल है वो है पैरोक्सिसोम, सेकंड सेल ऑर्गेनेल है पैरोक्सिसोम, और जो थर्ड सेल ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी बेटा फोटो रेस्पिरेशन यस 3 ऑर्गेनेल के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें हमें सीक्वेंशियली भी याद रखना है, 1 2 3 ऐसे। तो फोटो रेस्पिरेशन इन तीनों के अंदर किस तरह होती है हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे 3 ऑर्गेनेल को अगर लेता हूं, यहां पे मैंने 3 ऑर्गेनेल को लिया है, मैं यहां पे उनको नेमिंग करता हूं। बेटा ये फर्स्ट हम बोल सकते हैं, इसे हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के बाद ये जो सेकंड सेल ऑर्गेनेल है ये है पैरोक्सिसोम, और जो तीसरा सेल ऑर्गेनेल है वो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, 3 सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा जब भी रिएक्शन होती है तो हमें पता है, रिएक्शन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे RuBP है हमारे पास 5 कार्बन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद यहाँ पे वो एक मॉलिक्यूल तैयार करता है, जो है एक मॉलिक्यूल तैयार करता है, वो है ग्लाइकोलेट, ये ध्यान रखना है। और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है 3PGA, मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड है बेटा। ये सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, यहाँ पे जगह नहीं इसीलिए बाहर गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूं ये 5 कार्बन कंपाउंड है बेटा हमारा RuBP। यस, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है, और ये 3PGA मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, जिस स्टेप में हम एंजाइम यूज करेंगे। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा, रुबिस्को को यूज करेंगे हम, यहाँ पे रुबिस्को को यूज करेंगे, और रुबिस्को की एक्टिविटी होगी ऑक्सीजनेज। ओके, नेक्स्ट, ये हमारी पहली स्टेप है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद क्या होता है सर, तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास फॉस्फोग्लाइकोलेट है, फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फोरस बाहर निकलता है, और फॉस्फोरस बाहर निकलने के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ से एक फॉस्फोरस बाहर निकलता है। जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है उसमें से फॉस्फो निकल गया, तो नीचे क्या रहेगा बच्चा बेटा, यहाँ पे होगा ग्लाइकोलेट। क्या होगा, ग्लाइकोलेट। ओके, ग्लाइकोलेट के बाद बेटा मैं यहाँ पे लेता हूं ग्लाइकोलेट, जो ट्रांसपोर्ट होके क्लोरोप्लास्ट से किसमें आता है, पैरोक्सिसोम के अंदर आता है। पैरोक्सिसोम के अंदर अगर ग्लाइकोलेट आता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन होता है बेटा,
और ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे तैयार होता है ग्लाइऑक्सिलेट। क्या मिलता है? ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट से बेटा, ग्लाइऑक्सिलेट से उसका फिर से ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय अमाइनेशन करके यहाँ पे तैयार होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बेटा पेरोक्सिसोम में जो ग्लाइकोलाइट आया था उसका ऑक्सीडेशन होके ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन तैयार हो गया। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बेटा कितने कार्बन का है? तो 2 कार्बन का कंपाउंड है, हमें पता होना चाहिए। ग्लाइसिन के बाद ग्लाइसिन वहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा मैं यहाँ पे 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल लूंगा, 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल लूंगा। एक ग्लाइसिन 2 कार्बन का है, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन यानी 2 मॉलिक्यूल को लिया है। बेटा हर एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। हर एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है बेटा? 2 कार्बन का है। नेक्स्ट इस ग्लाइसिन को हम, ग्लाइसिन 2 कार्बन के जो ग्लाइसिन है बेटा उनमें से डी कार्बोक्सिलेशन होता है और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे बाहर CO2 निकलता है। यानी बेटा जो CO2 25% लॉस हो रहा है तो यहाँ पे टोटल 2 मॉलिक्यूल की मिला के कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। 4 कार्बन से एक कार्बन बाहर निकला CO2 के फॉर्म में, मतलब 75% कार्बन यहाँ पे फिक्स होता है और 25% कार्बन क्या होता है? लॉस होता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हमने वेस्टफुल प्रोसेस बोला है। तो यहाँ पे एक CO2 बाहर निकला बेटा, जब भी 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वहां से एक CO2 बाहर निकलता है और यहाँ पे आगे तैयार होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है सेरिन। यस, सेरिन कितने कार्बन का है बेटा? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है सेरिन। और अभी सेरिन फिर से क्या करता है? तो सेरिन यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से कहां पर जाता है? तो पेरोक्सिसोम के अंदर जाता है। पेरोक्सिसोम तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सेरिन। सेरिन, सेरिन पेरोक्सिसोम के अंदर जाने के बाद बेटा, पेरोक्सिसोम के अंदर जाने के बाद सेरिन फिर वहां से तैयार करता है, सेरिन से तैयार करता है ग्लिसरेट। सेरिन से क्या तैयार होता है? ग्लिसरेट। किसके अंदर तैयार हो रहा है बेटा? पेरोक्सिसोम के अंदर। ग्लिसरेट से ये जो ग्लिसरेट है, ये ग्लिसरेट फिर पेरोक्सिसोम से कहां जाता है? तो ग्लिसरेट पेरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं ग्लिसरेट। और जो ग्लिसरेट है उस ग्लिसरेट का हम क्या करते हैं बेटा? तो ग्लिसरेट का हम यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन करते हैं और फॉस्फोरिलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ती है ATP। ATP और बाहर क्या निकलेगा? ADP। और बेटा फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है तो इससे तैयार होता है 3PGA। यस, 3PGA फाइनल यहाँ पे तैयार हुआ है। बेटा जब हम इतनी बड़ी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो तब जाके हमें एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे एक CO2 का नुकसान हो रहा है। 3PGA तैयार करने के लिए ATP का यूज करना पड़ रहा है, ATP को यूज कर रहे, CO2 का नुकसान हो रहा है। इसीलिए प्लांट के अंदर एक ऐसी प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है, ये बोला है। यस बेटा, साइंटिस्ट ने बोला है कि बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रिस्पिरेशन यस अननोन है। अभी तक पता ही नहीं चला कि फोटो रिस्पिरेशन प्लांट के अंदर क्यों होती है, इसीलिए बोला है कि बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रिस्पिरेशन कैसा है बेटा? अननोन है, ये साइंटिस्ट ने बोला है। और ये जो पूरी साइकिल है तो ये कौन सी साइकिल बेटा? फोटो रिस्पिरेशन की साइकिल है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें ना बेटा कहीं पे ATP प्रोडक्शन हुआ है, इसमें ना कहीं पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, इसमें ना कहीं पे NADPH का प्रोडक्शन हुआ है। यानी फायदे की कोई भी चीज नहीं है, इसमें हमारा नुकसान हुआ है। ATP को यूज किया है, CO2 को लॉस किया है, इसीलिए हम इसे वेस्ट प्रोसेस बोलते हैं। बेटा ये आपको पता होना चाहिए। चलो एक बार मैं लास्ट इस साइकिल को रिवाइज करता हूं और आज के लेक्चर को हम खत्म
खत्म करते हैं। RuBP प्लस CO2 रूबिस्को के प्रेजेंस में यस फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3-PGA का प्रोडक्शन होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है। फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फोरस बाहर निकलता है, ग्लाइकोलेट मिलता है। ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में आता है। ग्लाइकोलेट का कन्वर्शन ग्लाइऑक्सिलेट में होता है। ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन का प्रोडक्शन होता है। ग्लाइसिन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन कंबाइन होकर यहाँ पे 3 कार्बन का सेरीन तैयार करते हैं। उसी टाइम पे CO2 लॉस होता है। सेरीन फिर पेरोक्सिसोम में आता है। सेरीन का कन्वर्शन ग्लिसरेट में होता है। ग्लिसरेट फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है और क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट का फॉस्फोरिलेशन करके 3-PGA का प्रोडक्शन होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस हमें फोटो रेस्पिरेशन में देखने को मिलती है। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को अच्छे से देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। यस, थैंक यू।